अध्याय 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स यानी कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। हमने बात की पिछले बार किसकी? लघु चित्रों की। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की। अब बंगाल की बात कहां से आई? हमारा एक स्टेट है और वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है? बंगाल क्यों नहीं है? ये तो बंगाल है ना। वेस्ट बंगाल क्यों है इसका नाम? तो पहली चीज आप समझ लीजिए कि जो बंगाली है, बंगाली भाषा, ये बंगाली भाषा जिसे आज समझा जाता है, और ये सही बात भी है कि ये संस्कृत से आई है। कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, संस्कृत से कैसे आ सकती है बंगाली? लेकिन ये सत्य है कि बंगाली संस्कृत से ही आती है, बल्कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसने कई सारी भाषाओं को जन्म दिया है। जैसे हिंदी कहां से आई? संस्कृत से तो आई है। तो संस्कृत जो है बहुत बड़ी जननी है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बंगाल में जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, हम 8वीं से 18वीं शताब्दी की बात करते हैं इस पूरे डिस्कशन में, इस जगह पे बंगाली बोली ही नहीं जाती थी। जहां आप कह रहे बंगाली बोली जा रही है, वहां कभी कभी संस्कृत बोली ही नहीं गई। ठीक? तो पीपल ऑफ बंगाल वर नॉट स्पीकिंग संस्कृत लैंग्वेज। तो जब लोग यहाँ संस्कृत बोल ही नहीं रहे, फिर ये संस्कृत से बंगाली निकल के आई, फिर कैसे हुआ ये? क्या मतलब इसमें परिवर्तन कैसे हुए, चेंजेस कैसे हुए? तो यही संस्कृति डेवलप हुई ना। बंगाल एक संस्कृति है। हर एक बंगाल का आदमी आप देखेंगे तो या तो वो कलाकार होता है, या वो गायक होता है, किसी ना किसी तरीके से वो आर्टिस्ट होता है। कोई भी बंगाली आदमी को आप ले लीजिए। तो अगर मैं आपको ले जाऊं करीबन 3री और 4थी शताब्दी में, तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो बंगाल है और मगध, अब इलाका देखिए, बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये बंगाल है और बिहार का जो साउथ पार्ट है, ये वाला, वो ये पार्ट है मगध। तो मगध और ये बंगाल पूरा था। अब ये बाद में बांग्लादेश वगैरह बना है। ये पूरा इलाका समझ लीजिए आप, क्योंकि मैं इसमें वेस्ट और ईस्ट करने वाला हूँ भी। अगर ये बंगाल है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जब भी मैं आपको वेस्ट पार्ट कहूंगा तो वो ये वाला होगा, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्व भाग ये हो गया। जब भी मैं ढाका इलाके की बात करूंगा तो पूरा हो जाएगा। और जब हम इस इलाके की बात करेंगे, जब हम बिहार के करीब की बात करेंगे, मगध के बारे में बात करेंगे, तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। ओके। तो हुआ ये कि ये जो बिहार है, इसका मगध इलाका और बंगाल के बीच में ट्रेड शुरू हुआ, वाणिज्यिक रिलेशनशिप हुई। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ के लोग यहाँ गए, यहाँ के लोग यहाँ आए, चीजें गई, चीजें आई, खरीद फरोख्त शुरू हुई। अब आपको पता है कि जो साउथ बिहार है, दक्षिण बिहार है, मगध, इस इलाके में क्या फेमस? बिहार में तो सभी कुछ हुआ। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, संस्कृत हो गया, सब चीजें यहीं पे चल रही थी। ये सेंटर पॉइंट था, है ना। पाटलिपुत्र, पटना, सब हमने देख रखा है, पढ़ रखा है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत संस्कृति थी और संस्कृत थी। तो जैसे इनके बीच में टाई शुरू हुई, या फिर इनके बीच में आपस में लेन देन शुरू हुआ, वाणिज्यिक व्यापार शुरू हुआ, वहीं से संस्कृत की शुरुआत हुई, वहीं से संस्कृत यहां से यहां गई। ओके। हुआ ये कि ऐसे संस्कृत नहीं गई, लोग लेके गए। कैसे? 4वीं शताब्दी की बात आपको करता हूं। यहां पर थे गुप्ता रूलर्स। आपको गुप्ता रूलर्स के बारे में हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पर इन्होंने इस एरिया पे, ये वाला कौन सा एरिया हो गया? नॉर्थ बंगाल। ये वाला जो एरिया है नॉर्थ बंगाल, ठीक है। इस इलाके पे इन्होंने किया कब्जा, या फिर कहे कि इन्होंने अपना नियंत्रण ले लिया। और फिर जब ये जो जगह थी, यहां पर इन्होंने क्या किया, ये जो गुप्ता वंशज थे, इन्होंने क्या किया, ये गुप्ता रूलर थे, इन्होंने यहां से ब्राह्मणों को यहां बिठाना शुरू किया, या इनको सेटल कराना शुरू किया। तो ये हो गया मगध का इलाका, और ये हो गया बिहार का, ये अपने बंगाल का इलाका, और नदन बंगाल कह रहा हूं मैं, यानी कि नॉर्थ, उत्तरी जो बंगाल का इलाका है, यहां से इन्होंने ब्राह्मणों को भेजना शुरू किया कि भैया आप यहां सेटल हो जाओ। अब आप जानते हैं ब्राह्मण मतलब क्या होता है? ब्राह्मण मतलब होता है संस्कृत, ब्राह्मण मतलब होता है शास्त्र, ब्राह्मण का मतलब होता है कि वेद, ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो सारे कर्मकांड कर सके, रिचुअल कर सके। ठीक? तो संस्कृत आ गई यहां पर। क्लियर है? तो ये सब चीजें जब हुई तो एक साहब गए यहां पर, शुआन जैंग, आपको मैंने बताया था, इनका चेहरा भी दिखाया था। ये जो शुआन जैंग है, इन्होंने कहा, बताया, इस जमाने में ही थे, यहाँ पर थे। बिहार में बहुत सारे बाहर के यात्री आ रहे हैं, खासतौर पे चाइनीज, क्योंकि बुद्धिज्म के प्रति बहुत आकर्षित थे।
तो युआन जैंग जब यहाँ पर आए, इन्होंने देखा और बताया कि ये जो बंगाल है, जिस जगह वहां गए, वहां तो संस्कृत और संस्कृत से रिलेटेड भाषाएं बोली जा रही है। इन्होंने खुद बताया कि संस्कृत और संस्कृत से रिलेटेड भाषाएं बोली जा रही है, जिसका मतलब प्रूफ है हमारे पास, इन्होंने बाकायदा लिखा है। उसके बाद क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। बंगाल क्या हुआ कि यहां पर पाल वंश था। पाल वंश, ये जो बंगाल है ये किसके अंडर में था? 8वीं शताब्दी में पाल वंश, पाल डायनेस्टी के अंडर में था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 14th और 16th, 14वीं और 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, ये जो बंगाल है इसके ऊपर कौन आया? सुल्तान्स। लेकिन ये सुल्तान जो है ये दिल्ली सुल्तान नहीं थे, ठीक है, दिल्ली सुल्तान नहीं थे, ये सुल्तान यहाँ के लोकल थे। यहाँ पर ऐसे सुल्तानों का, क्योंकि इंडिपेंडेंट थे, ये दिल्ली से कोई रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पर सुल्तानों का कब्जा रहा। फिर आ गए अपने अकबर साहब। अकबर कहाँ के? मुगल एम्पायर। तो 1586 की बात बताता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ कि जो मुगल के बहुत बड़े एम्पायर रहे अकबर, इन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया। तो इन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, मतलब बंगाल को अपने अधीन ले लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इस पूरे बंगाल को अधीन कर लिया। अब ये क्या करते थे, जो भी एरिया अधीन कर लेते थे उसको बना देते थे सूबा, वो सूबा बन जाता था। और जो सूबा है, सूबा एक ऐसा इलाका होता है जिसका एक सूबेदार हो, या फिर वो इलाका जो है वो, मैंने मनसबदारी सूबेदारी सब आपको बताई है। तो यहाँ पर जब भी सूबा इन्होंने बनाया, और मुगल एम्पायर थे तो ये पर्शियन में चलाते थे अपना कामकाज, लेकिन पर्शियन में कामकाज तो चलता रहा। इसी बीच जो है बंगाली, ये एक रीजनल लैंग्वेज की तरह, क्षेत्रीय लैंग्वेज की तरह ये काम में आई, रीजनल लैंग्वेज की तरह यहाँ पर ये काम में आई, या फिर कहें इसका यूज होना शुरू किया, ये यूज होना शुरू हुआ। अब जो 15वीं सेंचुरी में, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1400 से 1500 के बीच में, यहाँ पर क्या हुआ कि अब आप बोलेंगे पूरा बंगाल, ये पूरा बंगाल ले लीजिए, ये नॉर्थ बंगाल हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये ईस्ट बंगाल हो गया, ये साउथ बंगाल हो गया। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर अलग बंगाली बोली जा रही है, B1 कर दीजिए, यहाँ B2 कर दीजिए, यहाँ B3 कर दीजिए, B4 कर दीजिए, तो अलग अलग बंगाली बोली जा रही है, अलग अलग तरीके की। तो ये सारी B1, B2, B3, B4 ना सब जुड़ गई, मतलब B1 से लेकर 4 तक ये आपस में जुड़ गई। कैसे जुड़ी? ये जुड़ गई जो वेस्टर्न बंगाल में जो यहाँ बोली जाए B2, जो वेस्ट बंगाल में जो बंगाली बोली जा रही थी, वो एक सूत्रता का उसने काम किया। उसने क्या किया, B1, B2, B3, B1, B3 और B2 है ना, B1, B3 और B4 को जोड़ दिया आपस में। तो अब क्या हुआ, B1 से लेकर B4 तक, यानी कि सारी बंगाली हर पार्ट की जुड़ गई। और यहां पर कौन सी बंगाली बोली जा रही थी, अब आपको समझना होगा। पश्चिम बंगाल कहाँ है? बिहार के करीब। यहाँ पर कौन बैठ गए थे? आपके ब्राह्मण्स बैठ गए थे, ब्राह्मण थे। तो यहाँ की जो थी वो संस्कृत से निकली थी, संस्कृत का इसका उद्गम हुआ, संस्कृत से ही इसका उद्गम हुआ। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये जो बंगाली है, बंगाल की बंगाली कहाँ से आई? ये आई संस्कृत से। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब आप कहेंगे यार बंगाली में संस्कृत कहाँ दिखती है? तो बंगाली जो है वो केवल संस्कृत से ही नहीं अफेक्टेड है या इन्फ्लुएंस्ड है। बंगाली जो है कई चीज़ों का मिश्रण है, कई भाषाओं का, कई डायलेक्ट्स का मिश्रण है। तो इसमें आप देखिए ट्राइबल लैंग्वेज ले लीजिए, जो जनजातीय लोग बोलते थे वहाँ पे, पर्शियन क्योंकि वहाँ पर मुगल एम्पायर रहा, साथ में यूरोपियन लैंग्वेज हो गई, जो यूरोपियन लैंग्वेज वहाँ बोली जा रही है। और ये सारी मिला के आज की जो बंगाली है वो इस तरीके से बनती है, ये सबको मिला के, क्योंकि इसका एक समय रहा ना, आप कहाँ 4th से लेकर 15वीं शताब्दी तक आ गए। इतने लंबे समय में जितने भी परिवर्तन हुए, भाषा में परिवर्तन हुआ, तो आज की बंगाली उस तरीके की। तो अगर हम बंगाली लिटरेचर की बात करें कि बंगाल का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो जो साहित्य लिखा गया या बनाया गया, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो तो संस्कृत वाला हो गया, यानी संस्कृत, और एक जो है दूसरा है वो संस्कृत से रिलेटेड नहीं है, वो संस्कृत से रिलेटेड नहीं। पहला तो संस्कृत से है। पहले वाले में क्या था, इसमें क्या हुआ कि जितने भी संस्कृत के एपिक्स थे, यानी जितने बड़े बड़े महाकाव्य थे, जितने भी महाकाव्य था, जिसे हम कह सकते हैं कि मंगल काव्य, मंगल मतलब क्या होता है, सब चीजें जो अच्छी हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, तो मंगल मतलब सब कुछ अच्छा हो। तो मंगल काव्य थे जिसमें ऑस्पिशियस पोयम, यानी कि जो मंगल पोयम है जो अच्छा करती है,
ऐसे पोएम्स। और जो मंगल काव्य या जो जिसमें पोएम्स थी वो किसके लिए लिखी गई थी, जो वहाँ के लोकल भगवान थे, जिस भी इलाके के होंगे वहाँ के लोकल भगवान। तो इसमें जो पहले तरीके का जो लिटरेचर बना, साहित्य बना, वो बेसिक क्या था, वो ये था कि ये संस्कृत की जो चीजें लिखी गई उनका कन्वर्जन बंगाली में या उनका ट्रांसलेशन बंगाली में। जैसे एग्जांपल दूं आपको भक्ति मूवमेंट याद है, उसमें एक साहब रहे, ये भी आप देख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये देख रहे हैं आप, ये जो चेहरा है ये है श्री चैतन्य देव है इनका नाम, राइट। तो इनकी जो बायोग्राफी थी ये बेसिकली वैष्णव भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़ा नाम है। वैष्णव, विष्णु से रिलेट कर लीजिए आप, वैष्णव भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े इंसान हैं, ये बहुत बड़े आदमी थे। इनकी जो बायोग्राफी थी, यानी कि इनकी जो जीवनी थी, उसको वो संस्कृत में थी, उसको बंगाली में किया गया। जितने भी महाकाव्य लिखे जा रहे थे, मंगल काव्य लिखे जा रहे थे, उनको बंगाली में कन्वर्ट किया। तो जो संस्कृत में चीज थी उसको कन्वर्ट किया गया या ट्रांसलेट किया गया। तो बेसिकली ट्रांसलेशन हुआ यहाँ पर, देख रहे हैं, संस्कृत की चीजों का। तो इसलिए पहला बंगाली लिटरेचर तो ये हो गया जो संस्कृत की चीजों का ट्रांसलेशन करके आया। दूसरा जो साहित्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं आपको, नाथ लिटरेचर। आपको याद है नाथ कौन है? मैंने आपको योगी बताया था, नाथ बताया था, ऐसे ही योगाचारी बताया था। तो ये जो नाथ लोग थे, अगर आपको याद हो या अभी आप समझते हो कि हमारे जो यूपी के सीएम है वो नाथ, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, वो नाथ पंथ से ही आते हैं। तो जो नाथ लिटरेचर है, दूसरा जो नाथ लिटरेचर, जैसे एग्जांपल ले लीजिए जो मैनामती है और गोपीचंद्र, इनकी स्टोरी। और जैसे ये धर्म ठाकुर, ये जो साहब है ये धर्म ठाकुर है, देख लीजिए इनको, ये धर्म ठाकुर, ओके। तो एक तो ये हो गया मैनामती और गोपीचंद्र की कहानियां, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि यही थी, बहुत सारी चीजें थी। जैसे एग्जांपल ले रहे मैनामती और गोपीचंद्र की कहानियां थी। और इसके अलावा जो धर्म ठाकुर है वो किस तरीके से वर्शिप होती थी या उनकी वर्शिप की जाती थी या वो किस तरीके से वर्शिप करते थे, इस तरीके से कुछ फेरी टेल्स हो गए, मतलब कहानियां, बच्चों के लिए कहानियां, फोक टेल्स हो गए यानी कि लोक कहानियां, और बैलेड्स, मतलब कुछ काव्य हो गए, कुछ छोटी कहानियां हो गई। उस तरीके की चीजें लिखी गई किसमें, बंगाली लिटरेचर में। तो इसका संस्कृत से रिलेशन नहीं था। तो दो तरीके के समझ गए, दो क्लियर पार्टीशन कर दिया गया, एक संस्कृत की चीजों का ट्रांसलेशन और एक जो अलग अलग कहानियां लिखी गई, जैसे हमने एग्जांपल लिया जो ठेठ बंगाली में लिखी गई। मैंने अभी आपको बताया मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में। मैनामती और गोपीचंद्र की कहानी ये है कि नाथ जो थे, पहली चीज बताऊं, ये जो नाथ थे बेसिकली ये क्या बोलते थे, ये कहते थे कि भाई एक तो योग करो, सन्यासी बन लो और मेडिटेशन करो, यानी आप ध्यान लगाओ और योगा करो, ये सब कहते थे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो मैनामती की मैं बात कर रहा हूं वो क्वीन थी, मतलब रानी थी, तो उनका बेटा क्या होगा, प्रिंस होगा। लेकिन मैनामती ने अपना जो बेटा है गोपीचंद्र, उसको कहा बेटा तुम एक काम करो कि जितने भी तुम्हारे को तकलीफ आए, ठीक कोई भी तकलीफ आए, लेकिन अल्टीमेटली तुम क्या करो, कोशिश करो कि योग करो, संन्यास लो और मेडिटेशन करो, यानी कि संन्यास की तरफ तुम जाओ। मैंने आपको धर्म ठाकुर का भी नाम लिया। जो धर्म ठाकुर थे ये कौन थे? ये धर्म ठाकुर जो है ये एक भगवान थे जिनको, मतलब वो रीजनल थे, क्षेत्रीय भगवान थे, किसी इलाके में उनको पूजा जाता था, ओके। और किस तरीके से, पत्थर के फॉर्म में या लकड़ी के फॉर्म में, मतलब पत्थर के फॉर्म में या लकड़ी के फॉर्म में उनको पूजा जाता था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये धर्म ठाकुर। क्लियर? अब पहली चीज ये है कि मैंने दो कैटेगरी बताई आपको, बंगाल लिटरेचर की दो कैटेगरी है, एक संस्कृत वाली, एक नॉन संस्कृत वाली, है ना। तो यहां पर क्या है कि जो हमारी पहली कैटेगरी है इसके हमारे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियां हमारे पास अवेलेबल है। तो हम ये बता सकते हैं कि किस समय लिखी गई, यानी कि 15वीं शताब्दी और मिड 18th यानी कि 1750 मान लीजिए आप, 15वीं शताब्दी और 1750 मिड, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य में तक ये लिखी गई। लेकिन जो दूसरी है, वो जो नाथ वाली में जो बताई आपको, वो ओरली थी, मतलब यहां से इन्होंने इसको सुनाया, फिर इन्होंने इसको सुनाया, इन्होंने इसको सुनाया। कहने का मतलब ये है कि वो लिखित नहीं थी, तो इसलिए इसका डेट हम प्रिसाइसली बता नहीं सकते, ये एक प्रॉब्लम है। अब यहां पर एक शब्द आया पीर। पीर क्या होता है? आप कहते हैं ना बहुत अच्छा आदमी होता है, तो यार तुम तो पीर हो, अरे वो तो पीर बाबा है, वो तो
खलीफा है वो एक अलग अलग हम नाम लेते हैं किसी की तारीफ करने के लिए। तो पीर इसी तरीके से आया। पीर मतलब ये होता है कि एक स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्म की तरफ ले जाता है आपको, या फिर आपको जीवन की सच्चाई बताता है, जो आप खा रहे पी रहे कमा रहे उसके अलावा आपको बहुत ऊपर ले जाता है, वो मतलब असली चीजें दिखाता है वो जिंदगी की। तो हुआ ये कहानी कहां से शुरू हुई पीर की मैं बताता हूं आपको। 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। हुआ ये कि लोगों ने क्या किया, ये जो वेस्ट बंगाल है, ये जो इलाका है, ये इतना फर्टाइल नहीं था, या मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर वो नहीं था, उपजाऊपन नहीं था। तो ये इन्होंने क्या किया, और यहाँ आप जानते हैं ये इलाका कौन सा है, यहाँ पर सुंदरबन है, सबसे बेहतरीन इलाका है ये, विश्व का सबसे बढ़िया डेल्टा है यहाँ पर, और सबसे उपजाऊ जमीन यही है। तो लोगों ने क्या किया, यहां से लेकर ये जो अनुपजाऊ लोग थे यहाँ पर, यहां से इधर की तरफ जाना शुरू किया, ऐसे माइग्रेट करना शुरू किया। ठीक, तो ये माइग्रेशन हो रहा है, ये कब हुआ, 16वीं सेंचुरी। तो लेस फर्टाइल से, मतलब कम उपजाऊ क्षेत्र से वो अच्छे मतलब मोर फर्टाइल जगह पे वो जाने लगे। तो वो ईस्टवर्ड, यहां पर जैसे वो इस तरफ जाने लगे तो क्या किया इन्होंने, स्लैश एंड बर्न मैंने आपको बताया था। वो क्या करते थे, एक जगह जाते थे, यहाँ का फॉरेस्ट जला देते थे, फिर उसके बाद यहाँ पैदावार करते थे, फिर ये जब इसकी उपजाऊपन खत्म हो जाती थी दूसरी जगह जाते थे, फिर से उसको जला देते थे। इसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं, स्लैश एंड बर्न तकनीक। तो वो ये करने लगे, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर चावल राइस कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होने लगा। तो ये लोग जो थे यहाँ गए, और यहाँ पर कौन लोग थे, ये जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उसमें मछुआरे थे। मछुआरे मतलब ये हो गया जो मछली पकड़ते हैं। तो मछली पकड़ने वाले यानी कि फिशर फोर्क मतलब मछुआरे लोग, और जो लोग यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, या कहें जो लोकल ट्राइबल्स थे, और यहाँ पर वो लोग पहुंचे जो यहाँ से जा रहे थे। तो जो यहाँ से माइग्रेटेड लोग कहेंगे, माइग्रेटेड कहें फार्मर्स। तो ये फिशर फोर्क जो मछुआरे थे, जो स्लैश एंड बर्न कर रहे थे, ट्राइबल लोग यहाँ रहते थे, और साथ में जो लोग यहाँ से गए, यहाँ से जो लोग ने पलायन किया, ये दोनों तीनों मिक्स हो गए। तो एक नया कल्चर बन गया, ये सब लोग मर्ज हो गए, आपस में मिल गए एक तरीके से। अब ये कौन सा समय था, ये वही समय था जिस समय मुगल का राज था बंगाल पे, मुगल एम्पायर था किस पे, बंगाल पे। ठीक, और मुगल एम्पायर जब था तो उन्होंने कैपिटल बनाया ढाका को। देखिएगा ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है, जो ढाका है ना, इसको इन्होंने बना दिया कैपिटल, इन्होंने अपने मुगल एम्पायर में। ठीक, तो जो ईस्ट डेल्टा है ढाका का, मतलब ईस्टर्न डेल्टा हो गया, ये वाला भाग हो गया ढाका का। अब हुआ ये कि जो भी मुगल एम्पायर में बड़े बड़े लोग थे उनको जमीनें मिलती थी, उनको लैंड मिलती थी। तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनको मिली और इनको मिली, इन्होंने क्या किया, यहाँ मस्जिद बना दी, इन्होंने यहाँ मस्जिद बना दी। ध्यान रखिए, मंदिर मस्जिद जो होते हैं ये पूजा करने के अलावा बहुत सारी चीज़ों का काम करते हैं। ये लोगों की मदद करते हैं, लोगों की दिक्कतें सॉल्व करते हैं, ये सारे काम होते हैं। मंदिर मस्जिद के लिए नहीं होता कि जाके पूजा कर लीजिए, बहुत सारे काम होते हैं। तो इन्होंने मस्जिद बना ली, और मस्जिद में क्या हुआ कि जब कोई भी यहाँ पर आया, कोई भी, क्योंकि जो सेटलर्स थे, जो स्टार्टिंग के सेटलर्स थे, जो लोग यहाँ से आ रहे थे, अब अगर मैं यहाँ से, जैसे आपको मैंने पहले बताया, मैं कहीं जाऊँगा तो मुझे रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान है RKM कर देता हूँ, मुझे सब चीज़ चाहिए, मैं कैसे जाऊँ, मुझे तकलीफें होगी, मैं परेशानी होगी, मैं माइग्रेट तभी तो कर रहा हूँ जब मुझे कोई दिक्कत है। तो जब वो लोग यहाँ से इस जगह से यहाँ गए, इस जगह आए, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो लोगों ने अपनी ज़मीनों पर मस्जिद वगैरह बना रखी थी, या फिर अलग अलग धार्मिक कहे भवन बना रखे थे। तो ये लोग जब पहुंचे तो इन्होंने इनकी मदद की। ये लोग क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो ये लोग केवल मदद ही नहीं कर रहे थे, जो इनको एश्योरेंस चाहिए था कि भाई हम कहीं जाएंगे तो हमें कोई नुकसान ना हो, हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, उनकी ये मदद करने लगे। और यही जो लोग जिन्होंने बना रखा था, ये केवल मदद ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ये कभी कभी क्या बन जाते थे, ये टीचर्स भी बन जाते थे, पढ़ा रहे थे। कभी कभी ये जस्टिस भी बन जाते थे, जज भी बन जाते थे, मतलब टीचर और जज दोनों बन जाते थे। और कई लोग फिर ये मानने लगे कि भाई ये जो यहाँ पर हम जा रहे हैं और हमारा ये आदमी मदद कर रहा है, जो कि टीचर भी है, जो कि जज भी है, जो कि हमारा मददगार भी है, हेल्पफुल आदमी भी है, इसके पास सुपर नेचुरल पावर भी है, मतलब इसके पास ऐसा पावर है, ये हमारी तकलीफों को सॉल्व कर सकता है। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने इन लोगों को, जो लोग इनसे फायदा पा रहे थे, इन लोगों को प्यार से कहना शुरू किया पीर, कहते हैं ना पीर पैगंबर। तो इनको माना जाता था कि यार ये भगवान ने भेजा है इस आदमी को, इतना बढ़िया आदमी है। तो इनको प्यार से कहने लगे
प्यार से, अफेक्शन से और रिस्पेक्ट से इनको पीर कहने लगे। तो पीर जो हो गए वो सभी के लिए वर्ड यूज करने लगे। कैसे? जो सूफी हो गए, सूफी वाले लोग भी थे। जो संत हो गए, सेंट हो गए। कोई रिलीजियस पर्सनालिटी, जैसे भाई कोई डेयरिंग कॉलोनाइजर हो गया, मतलब ऐसा आदमी जिसने उपनिवेश या कॉलोनी बनाई हो, इतना पावरफुल आदमी हो और वो लोगों की मदद करने आ गया। कई लोग हैं जैसे डाइफाइड सोल्जर्स। डाइफाइड सोल्जर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा लड़ाकू आदमी जो वॉर लड़ता था, लेकिन वो डाइटिफाइड हो गया, यानी उसको भगवान का सत्य पता चल गया, वो भगवान की तरफ चला गया। ओके। इसके अलावा जो हिंदू लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं, और ऐसे लोग भी, मतलब जो हिंदू और बुद्धिस्ट में जो लोग थे और जो अच्छे लोग थे वो लोग हो गए। और साथ में एनिमिस्टिक स्पिरिट, यानी जीवात्मा, एनिमिस्टिक मतलब होता है जीवात्मा, उनको भी, मतलब सभी लोगों का नाम इन्होंने पीर ही रख दिया, जो भी इनको मानते थे कि भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो इतना ये पीर पैगंबर इतना ज्यादा चला कि अगर आज आप बंगाल में जाएंगे तो आपको बहुत जगह पे इनके श्राइन्स मिलेंगे, दरगाह मिलेंगे, इनकी दरगाह मिलेगी, फैली हुई है बंगाल में, राइट। तो जो बंगाल में मंदिर बनना शुरू हुआ, टेम्पल बिल्डिंग, ये शुरू हुआ आपका समझ लीजिए लेट 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के अंत में समझ लीजिए। लेकिन 19th सेंचुरी में यह खत्म भी हो गया। 15 को शुरू हुआ, 19th को यह खत्म भी होना शुरू हो गया, राइट। तो जो टेम्पल है या फिर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये कौन बनाता था? अगर कोई भी टेम्पल बनाना है, कोई भी मंदिर बनाना है, कौन बनाएगा? एक पावरफुल आदमी बनाएगा जिसके पास पैसा होगा, और ये इस टेम्पल को बना के ये भी दिखाएगा कि भाई मेरे पास पैसा है और मेरी भक्ति भाव भी है, मेरे पास भक्ति भाव भी है। इनके लिए पावर एक दिखाते थे, प्रोक्लेम देयर पाइटी, यानी कि मेरा जो भक्ति भाव है वो भी मुझे दिखाना है। लेकिन ऐसी भी कई जगह थी, जैसे आप देखिए बहुत सारे ऐसे जो मंदिर बनाए गए या फिर ऐसे भवन बनाए गए जो बहुत ब्रिक से बनाए गए, मतलब ईंटों से बनाए गए या मिट्टी से बनाए गए, टेराकोटा, ये भी बनाए गए। लेकिन ये किसने बनाए? ये बेचारे ये गरीबों ने बनाए। मैंने मतलब जो आप यहाँ इनमें कहा गया लो सोशल ग्रुप, यानी जो निम्न वर्ग को आते थे, उन लोगों ने बनाए। जैसे कोलू हो गए, जो कौन थे? तेली लोग, तेल निकालने वाले। इसके अलावा कंसारी लोग, ये कंसारी लोग क्या हो गए? जो मंदिर का जैसे घंटा होता है ना, वो बनाने वाले लोग। ये लोग बहुत गरीब थे, तो इस तरीके से केवल ये मिट्टी से और ईंटों से बना देते थे। लेकिन यहाँ पर आया यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आ गई यहाँ पर। तो क्या हुआ, ये जो कोलू है, कंसारी है, इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। जब इनका लेवल बढ़ गया तो भैया इनके पास पावर आ गई, पैसा आ गया। तो इन्होंने क्या किया, अपना ये चीज प्रेजेंट की कि भाई हम ये बना सकते हैं, हम बनाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने, आप देखेंगे कि इन्होंने अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि हम बना सकते हैं, इन्होंने और अच्छे मंदिर बनाए। और फाइनली क्या हुआ कि जब इन्होंने ये बनाना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने भी इसको मान लिया। मतलब जो एक छप्पर के नीचे भगवान बैठा करते थे, जब ब्राह्मणों ने मान लिया इनको, तो अब इनको टेम्पल में रखना शुरू कर दिया भगवानों को। तो टेम्पल कैसे यहाँ पर बनाए गए? दो तरीके के टेम्पल है, एक है दो चाला, एक है चौचाला। दो चाला और चौचाला, अब देखिएगा, जो अभी आप उसको बताता हूं, पहले आप ये चित्र देखिए। ये है डबल रूफ्ड थैड हट, ये है दो चाला, एक रूफ यहाँ, एक छत यहाँ, एक छत यहाँ। ये चौचाला है, मतलब इसके चार रूफ्स होंगे, एक 4 रूफ्ड, मतलब 4 छत होंगी इसकी। एक टावर भी देख रहे हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो आपके ये श्राइन्स है अलग अलग ना बंगाल में। तो मैं बात कर रहा था दो चाला और चौचाला। तो दो चाला में क्या होता है, चौचाला में क्या होता है? दो चाला और चौचाला जो स्ट्रक्चर बनाए गए, बेसिकली ये थे हट ही, यानी जैसे हमारी झोपड़ियाँ होती है ना, उस तरीके की। लेकिन क्योंकि अब इनके पास पैसा वैसा आ गया, सब कुछ बढ़िया चलने लगा, तो इन्होंने इस तरीके से बनाना शुरू किया। तो अगर आप ये जो चौचाला है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसमें 4 ट्राइंगुलर रूफ्स, मतलब एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, एक ऐसी होगी और एक पीछे की तरफ होगी ना, ऐसे समझिए आप, पीछे की तरफ। तो 4 हो गई, 1 2 3 4, ऐसे 4 ये वो बनाते थे रूफ। और यहां पर होती थी 4 वॉल, ऐसे 4 वॉल हो गई। और ये होती थी एक चबूतरे पे,
ऐसे। तो आप देखिए ये चबूतरा दिख रहा है आपको, यहाँ पर चौचाला 1 2 3 और इसके पीछे एक और है, ये चौचाला हो गया। इस तरीके से बनाया जाता था। अब ये जो चौचाला था इसमें जो अंदर का भाग होता था, ये आप देखेंगे ये अंदर का भाग मतलब इंटीरियर जो था इसका, ये इतना ज्यादा ये लोग डेकोरेट नहीं करते थे, डेकोरेशन नहीं था ज्यादा। लेकिन जो एक्सटीरियर था उसमें जबरदस्त डेकोरेशन होता था। डेकोरेशन क्या होता था, जैसे आप देखिए पेंटिंग बनाते थे, या फिर कोई ऐसा टाइल लगा दिया अच्छी सी, या फिर यहाँ पर मिट्टी की पट्टी लगा दी जिसको हम टेराकोटा टैबलेट्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें बनाई गई उस जमाने में। जो आप ये चौचाला देख रहे हैं, तो नीचे अंदर की तरफ ज्यादा चीजें नहीं लगाई जाती थी डेकोरेशन, लेकिन बाहर की तरफ बहुत अच्छा डेकोरेशन करते थे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक बिष्णुपुर में। बेसिकली बिष्णुपुर कहाँ है, ये बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में है बिष्णुपुर। ये वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट में बांकुरा डिस्ट्रिक्ट है। बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बिष्णुपुर, वहां पर इस तरीके की आप जाके दो चाला और चौचाला देख सकते हैं। एक और यहाँ पर एक नई चीज आई, फिश एज फूड। आप जानते हैं कि आप जहां भी रहेंगे वहां पर आसपास जो मिलता है उस हिसाब से आपके खाने की जो हैबिट्स है वो तय होती है ना, लोकल आइटम जो मिलेंगे। अब बंगाल जो है ये एक रिवराइन प्लेन है, मतलब नदी भी है समुद्र भी है। देखिएगा ये यहाँ पर नदी भी है, मतलब यहाँ ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, गंगा यहाँ से आ रही है, और ये आपका समुद्र भी है। तो इसका मतलब मछली की भरमार है। तो मेन काम यहाँ पर था फिश पकड़ते थे लोग, फिश खाते थे। तो फिश, और ये कोई मैंने बताया था आपको राइस कल्टीवेशन होता है यहाँ पर। तो चावल और भात जिसे कहते हैं माछेर भात, ये यहाँ का फेमस था। फिशिंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का ऑक्यूपेशन था, मतलब सबसे ज्यादा काम यही होता था। अब हम इसको कैसे जानते हैं कि बहुत जगह इसका रेफरेंस भी है। कई बार अगर आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाएंगे या कई मंदिरों में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे लोग जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, मछली को पकड़ते हुए और फिर इनको ले जाते हुए कि भाई मार्केट में भेजा जा सके, बास्केट में भर के ले जा रहे हैं। तो ये बाकायदा मंदिरों मोनेस्ट्री में इस तरीके से मछली दिखाई जाती थी। इसका मतलब मछली का बहुत बड़ा रोल था इस इलाके में। और किसी भी इलाके में चले जाइए, यहाँ मछली खाते हैं, यहाँ मछली खाते हैं, यहाँ मछली खाते हैं। हर एक जगह जहाँ पर पानी की बहुतायत है वहाँ मछली मिलती है, वहाँ मछली खाते हैं लोग। तो ब्राह्मण जो थे, जो ब्राह्मण्स हैं, इनके लिए तो नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप देखेंगे ब्राह्मण्स के लिए बिल्कुल ना, अंडा भी नहीं खा सकते वो तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखा कि भाई सबसे ज्यादा फिश है और जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, ब्राह्मण गरीब ही तो हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया कि ये जो नॉनवेज की मनाही थी इसको इन्होंने रिलैक्स कर दिया। ये जो निषेध था कि भाई खाना ये नहीं खा सकते आप, उसको निषेध कर दिया इन्होंने कि भाई जो निषेध था उसको अलाउ कर दिया कि आप खा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यह है बृहद धर्म पुराण में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जो ब्राह्मण है इस इलाके के वो कुछ अलग वैरायटीज है फिश की, मछली को खा सकते हैं। तो इस तरीके से ब्राह्मणों को भी फिश अलाउ हो गई। ठीक है, आप यहाँ देखिए मैंने चित्र दिखाने की कोशिश की है। ये होती है मछली, जिनको आइडिया ना हो, इन मछलियों को खाने की बात चल रही है। इसमें कुछ स्पेशल मछलियां हैं जो ब्राह्मण उस इलाके के खा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे बंगालीज, मतलब सबके तो मुंह में पानी आता है, लेकिन बंगालीज मछली के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब इस जमाने में क्या हो रहा था, थोड़ा सा बाहर की बात भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 18वीं सेंचुरी थी, है ना, जो लोग समझते थे कि भाई हम किसी एम्पायर के हैं, मैं विदेशों की बात कर रहा हूँ, तो लोग समझते थे कि हम किसी एम्पायर के साम्राज्य के हैं। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के हम लोग हैं, या ये मानते थे कि हम किसी चर्च के अंडर में हैं, या फिर मानते थे जैसे हमारा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, जैसे जो चर्च होते हैं ना जो हमारे प्रोटेस्टेंट के अलावा कौन सा था, कैथोलिक चर्च वाले हो गए। लेकिन क्या हुआ कि जो लेट 18वीं सेंचुरी है इसमें लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, पता करना शुरू किया या जानना शुरू किया कि नहीं भाई हम ये नहीं है, हम तो फ्रेंच हैं, हम तो जर्मन है, हम फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, तो हम जो लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं वो एक हो गए, जर्मन बोलते हैं वो हम एक जैसे हो गए। इस तरीके से मानना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे रोमानियन में जो स्कूल है उसमें ग्रीक चलती थी, उन्होंने कहा ना अब रोमानियन चलेगी। इसी तरीके से हंगरी, ठीक, वहां पर लैटिन चलती थी, उन्होंने कहा ना हम तो हंगेरियन चलाएंगे। तो बेसिकली जो भाषा के आधार पर परिवर्तन हुए, जो नेशन बने वो लैंग्वेज के आधार पर बने। अगर आप देखेंगे कि हमारे जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे
जो स्टेट्स बने हैं वो लैंग्वेज के आधार पे बने, भाषा के आधार पे बने, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ वाले और यहाँ वाले इनकी भाषा ऑलमोस्ट सेम होगी। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।